ओके चलो। तो हम कल तक बफर तक आए थे, राइट? तो बफर सॉल्यूशन कैसे बनते हैं, उसके लिए रिएक्शन कौन सी इंपॉर्टेंट है ये हमने देखा था। विच रिएक्शन इज इम्पोर्टेंट इन केस ऑफ बफर सॉल्यूशन? व्हाट इज द नेम? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रिएक्शन? Henderson-Hasselbalch equation, okay, and it is commonly known as HH equation, okay. तो ये इक्वेशन कैसे डिराइव करते हैं और उसमें कैसे स्टेप्स होते हैं ये कल देखेंगे फिर से। इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। आपके बुक में उन्होंने ये नहीं दिया है कि वो रिएक्शन डिराइव कैसे करना है, डायरेक्टली उन लोगों ने प्रोडक्ट दिया है, ओके। तो एक बार फिर से वो जो इक्वेशन है वो एसिड के लिए और बेस के लिए एक बार देखते हैं। So there are two types as we have seen. One is acidic buffer solution, right? And one is basic buffer solution. So दोनों के लिए जो रिएक्शन है वो क्या है? pKa plus log of to the base 10 of course salt to acid concentration, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है ये सिर्फ बेस के लिए कैसे लिखते हैं? पीएच की जगह पे POH लो, यहाँ पे pKb लो प्लस log of salt concentration and जो कुछ भी बेस है उसका concentration, ठीक है। This is the reaction and these two reactions are known as Henderson-Hasselbalch equation, reaction नहीं equation, ठीक है। तो यहाँ पे एक और टर्म है जिसे हम बोलते हैं pKa and pKb, ओके। Ka और Kb हमें पता है, राइट? क्या है वो? K and Kb, they are just equilibrium constant, okay, in the dissociation reaction. पर यहाँ पे ये pKa या pKb ये क्या है? So that is nothing but pKa is the minus log of Ka, okay, and pKb is the minus log of Kb। क्या करना है सिर्फ आपको कि आपकी जो इक्वेशन है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस लॉग ऑफ K प्लस लॉग टू द बेस 10 सॉल्ट टू बेस रेशो, ऐसा भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम विद दैट। पर उन लोगों ने क्या किया है कि ये जो पूरा माइनस लॉग है ना, इसको उन्होंने pKa ऐसा बोला है, राइट। सो इन केस ऑफ डिसोसिएशन रिएक्शन तो यहाँ पे दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ओके, और उसके ये लॉग कैलकुलेशन। फिर आप लोग इजीली मोल कॉन्सेंट्रेशन एंड पीएच इसका रिलेशन लगा के बफर सॉल्यूशन बना सकते हो, ओके। इसके आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे कि दो टर्म्स गिवन होंगे और एक टर्म आपको निकालनी पड़ेगी, ओके। सो यहाँ पे हमने कल बोला था कि बफर सॉल्यूशन जब ऐड करते हैं हम लोग तो जो ड्रास्टिक पीएच चेंज होता है, मतलब पीएच बहुत कम होता है या बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ये जो चेंज होता है ना ये हम अवॉइड कर सकते हैं, राइट। तो जो ये चेंज होता है इसको हम थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हैं। और क्यों बैलेंस करना ये भी मैंने आपको बताया एक बैक्टीरियल ग्रोथ का एग्जांपल देके कि अगर बैक्टीरियल ग्रोथ जो है उसका हम लेते हैं तो एसिडिक हो गया तो क्या प्रॉब्लम होगा कि उसकी जो ग्रोथ है वो हैम्पर होगी या उसके प्रोडक्ट जो है वो हैम्पर होंगे। टू अवॉइड ऑल सच थिंग्स पीएच मेंटेनेंस इज वेरी नेसेसरी, ओके। और दो बातें हैं इन केस ऑफ लिविंग सिस्टम एंड इन केस ऑफ केमिकल सिस्टम, दोनों बता देती हूँ आपको। लिविंग सिस्टम में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल सेल्स होते हैं, चाहे वो हमारे टिश्यू सेल्स होने दो या बैक्टीरियल सेल होने दो या वायरल सेल होने दो, जब इनको ऐसा शॉक मिलता है, शॉक मतलब क्या? दिस इज शॉक कि चेंज इन पीएच, सडन चेंज इन पीएच। हाँ, आपने हर रोज थोड़ा थोड़ा पीएच चेंज करके मीडिया में उनको अडेप्ट कर दिया तो अलग बात है, तो उनको शॉक नहीं मिलता। पर सडनली उनका 6.5 पीएच और आपने एसिडिक कर दिया तो वो सारे मर जाएंगे,
ओके, ह्यूमन सेल्स का भी वैसे ही है या एनिमल सेल्स का भी वैसे ही है। टिश्यू कल्चर पता है ना आपको? ओके, टिश्यू कल्चर बनाते हैं पूरा। उसमें क्या होता है कि हमारे ह्यूमन सेल्स है, फॉर एग्जांपल किडनी सेल्स है, तो किडनी सेल्स को भी अगर पीएच में ऐसा सडन चेंज आ गया ना, तो वो सेल्स एकदम ऐसे क्या करेंगे, डॉर्मेंट बन जाते हैं, कुछ नहीं करते, वो उनके रिएक्शन ही हमें दिखने को नहीं मिलती। दैट्स व्हाई पीएच मेंटेनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड always one should maintain appropriate pH, okay, depending upon the need of that particular cell। ठीक है, सो एक्चुअली ये कैसे होता है काम? मतलब पीएच, ये जो वफर सोल्यूशन है वो ऐसा क्या करता है कि पीएच अल्टरेशन जो है ना वो अवॉइड होता है। दिस इज द मैटर ऑफ स्टडी। ओके, एंड दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज नोन एज बफर एक्शन। ओके, व्हाट इज बफर एक्शन? कि एग्जैक्टली बफर सॉल्यूशन क्या काम करता है, इसका केमिकल बैकग्राउंड से स्टडी, इसे कहेंगे बफर एक्शन। तो कंसिडर एसिटिक एसिड बफर। ओके, उन्होंने वही एग्जांपल दिया है आपको। तो ये जो एसिटिक एसिड बफर है फॉर एग्जांपल, इसका जो सॉल्ट बनाते हैं हम लोग, इसका अगर आप लोगों ने डिसोसिएशन किया तो आपको कैसे मिलेगा? यहाँ पे ये आपका नाइन है, ओके, एंड ये कैटायन है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो रिएक्शन है इसमें अगर अनायन जो है इसका प्रोपोर्शन ज्यादा हो गया, ओके, बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, तो इक्विलिब्रियम की साइन आपको रिमूव करनी पड़ेगी। पर इसका अगर बहुत ही ज्यादा हो गया प्रोपोर्शन, तो आपका जो रिजल्टिंग जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक होगा। इसका हो गया प्रोपोर्शन तो वो बेसिक होगा। ओके, सोडियम मेटल आयन जो है वो अगर ज्यादा प्रोपोर्शन में रहेगा तो उसका जो सॉल्यूशन है वो बेसिक होगा। ओके, तो क्या किया जाता है कि एक्चुअली ये कैसे बना है, ये जो मॉलिक्यूल है ये कैसे बनता है, अगर इस पे आप स्टडी करें तो आपको ध्यान में आएगा कि आपका जो एसिडिक एसिड है, एसिटिक एसिड, ओके, इसके रिएक्शन जब कौन सा भी एक सोडियम कंटेनिंग कंपाउंड के साथ, फॉर एग्जांपल NaOH के साथ होती है, ओके, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बाय प्रोडक्ट होगा H2O, राइट, एंड ये सॉल्ट बनेगा। ओके, इसे आप मेटल सॉल्ट भी कह सकते हो, राइट, क्योंकि उसका जो सेंट्रल मेटल आयन जो है वो मेटल है, दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर सॉल्ट इज आल्सो नोन एज मेटल सॉल्ट। ओके, तो ये क्या है फिर, ये क्या है, ये वीक एसिड है, राइट, ये वीक एसिड है, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ओके, तो इन दोनों के रिएक्शन होके ये आपका सॉल्ट बनता है। ओके, और इसका फर्दर डिसोसिएशन किया जाए तो ये इस तरह से होता है, राइट। अब बफर एक्शन क्या होती है, एकदम सिंपल, एक लाइन में अगर समझाऊं तो क्या होता है कि बफर में कौन सा भी बफर होने दो, ओके, तो बफर में आपको दोनों मिलेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव। ओके, दोनों आयंस आपको वहां पे मिलेंगे। So when your dissociation reaction is taking place actually, okay, when your dissociation reaction is taking place, तो क्या होता है कि बफर सॉल्यूशन आप उसमें ऐड कर देते हो। ओके, तो अगर वहां पे अब इसकी रिएक्शन है वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, यहाँ पे बेस होना चाहिए। ओके, तो इसकी रिएक्शन है, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन थ्योरेटिकली क्या होना चाहिए, देखो आपके टेबल में जो हमने कल देखा था, कल परसों, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए या एसिडिक होना चाहिए या न्यूट्रल होना चाहिए। वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इसका सॉल्यूशन कैसे होना चाहिए, बेसिक या एसिडिक। देखो अभी अभी तो देखा था ना हमने कल, यस बोलो, अरे करेक्ट तो बोल रहे हो आप लोग, बेसिक ही होना चाहिए, कॉन्फिडेंस से बोलो ना थोड़ा सा। ओके,
तो ये जो रिजल्टिंग है सॉल्यूशन आपका ये बेसिक होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, जो पीएच होगा, ओके, तो इनिशियल पीएच जो है इसको हम कहेंगे पीएच इनिशियल फॉर एग्जांपल, ओके, एंड दूसरा है आपका पीएच फाइनल फॉर एग्जांपल, ओके। तो जो पीएच इनिशियल है ना, उससे आपका जो पीएच फाइनल है वो बहुत ज्यादा हाई होगा। Why? Because your resulting solution is basic. तो फिर इन दिस केस बफर सॉल्यूशन क्या काम करता है कि ये जो यहाँ पे जो डिसोसिएशन हो रहा है ना इस सॉल्ट से, इसमें वो एसिडिक आयंस को इंट्रोड्यूस कर देता है। ओके, वो क्या करता है, और आपको ये तो पता है ना, एसिड थियरी पता है आपको, किसकी, ब्रोंस्टेड-क्लोरी थियरी। ओके, तो हर एक कंपाउंड का एक कॉन्जुगेटेड पेयर होता है। अगर मेरे पास एसिडिक कंपाउंड है तो उसका कॉन्जुगेटेड बेस कंपाउंड होता है, जैसे यहाँ पे बना है, देखो, दीज आर कॉन्जुगेटेड एसिड बेसिस पेयर। तो वो क्या कर देता है कि वो एकदम बराबर से, बफर का चॉइस भी इंपॉर्टेंट होता है कि हम कौन से सॉल्यूशन में कौन सा बफर यूज करने वाले हैं, राइट। तो वो क्या कर देता है कि वो बराबर ऐसे कॉन्जुगेटेड पेयर वहां पे डाल देता है और आयंस का सब्स्टिट्यूशन होता है, ताकि पीएच में वहां पे अगर बेसिक सॉल्यूशन भी है ना तो वो उसकी टेंडेंसी चेंज नहीं होने वाली, वो बेस बनाएगा ही, पर जो सडन अमाउंट बढ़ने वाला है ना बेसिक आयंस का, वो वैसा नहीं होगा, वो उसका जो प्रोपोर्शन है वो कम होगा, बैलेंस में होगा। तो बफर सॉल्यूशन जो होता है, बफर एक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट हमारा एम क्या होता है कि बैलेंस करना, राइट। और ये काम करने के लिए बफर सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट होते हैं, कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो एक ही बफर सॉल्यूशन जो है वो आप अपने लिए इतना काम करता है। तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन है तो वो एसिडिक एनवायरनमेंट में काम करेगा, वो एसिडिक आयंस प्रोवाइड करेगा। बेसिक है तो वो बेसिक करेगा। और एक ही बफर जो है ना, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज करके मोल्स जो है एसिड बेस के, वो चेंज करते करके आप उसको एसिडिक भी बना सकते हो, बेसिक भी बना सकते हो, दोनों बना सकते हो। अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको फॉस्फेट बफर का एग्जांपल दिया था। तो फॉस्फेट बफर जो होता है ना, ये एक्चुअली न्यूट्रल बफर है। मतलब ये आप, क्योंकि उसका पीएच नियर टू 6.5 या 6.7 होता है, तो मतलब वो न्यूट्रल ही हो गया, इतना कुछ उसमें चेंज नहीं आता। पर अगर उसके मोल्स जो है ये आपने अल्टर किए ना, तो आप उसको एसिडिक भी बना सकते हो, बेसिक भी बना सकते हो। ओके, so this is the skill of technician कि आप उसको कैसे बनाते हो। ओके, so बफर एक्शन में क्या होता है एक्चुअली कि आयन सब्स्टिट्यूशन इज द प्रिंसिपल ऑफ बफर एक्शन। ओके, so आयन का सब्स्टिट्यूशन करना, दिस इज द प्रिंसिपल। बस इस प्रिंसिपल पे बफर एक्शन चलता रहता है कि जो पॉजिटिव आयंस है उनका प्रोपोर्शन ना बढ़ाना, ओके, लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। और क्योंकि अगर हम देखते हैं ना कि आपका फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन होता है, तो उसमें अगर हाइड्रोक्सिल आयंस ज्यादा हो गए बेसिक बन जाता है, प्रोटॉन ज्यादा हो गए एसिडिक बन जाता है। ओके, तो जो आयंस का प्रोपोर्शन है ये लिमिट से बाहर ना बढ़ा देना, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस पर्टिकुलर बफर रिएक्शन, ठीक है, या बफर एक्शन। तो वहां पे उन लोगों ने जो दिया है वो एक पैराग्राफ पढ़ो फिर से एक बार अच्छे से, अगर कोई स्टेटमेंट है वो नहीं समझा है तो पूछो। तो ये जो आयन सब्स्टिट्यूट करते हैं ना हम, ये बाद में कंज्यूम किए जाते हैं रिएक्टिंग स्पीशीज के थ्रू। ओके, और फिर वो कंज्यूम हो गए तो रिएक्शन में जो सडन चेंज आने वाला है वो वहां पे अवॉइड होता है, ठीक है। तो ये इजी लैंग्वेज में समझाया है आपको। अब बुकिश लैंग्वेज जो है वो पढ़ो एक बार कि क्या उन्होंने पैराग्राफ में क्या बोला है वो देखो, फिर हम एकदम इजी पार्ट लेंगे कि प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ बफर। ओके, ओके, सो ये जो बफर होता है उसके प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन हमें देखने हैं, ठीक है।
तो बफर की प्रॉपर्टी और क्या हो सकती है? सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये है कि वो ड्रास्टिक चेंज जो आता है पीएच में, ओके, टू द एसिडिटी और अल्कैनिटी, दोनों तरफ से वो जो पीएच होता है ये अवॉइड करता है, ओके। देन सेकंड प्रॉपर्टी कि इट प्रोवाइड्स अ सुटेबल एंड बैलेंस केमिकल एनवायरनमेंट, ओके। तो एकदम ऐसा स्टेडी एनवायरनमेंट वो प्रोड्यूस करता है ताकि कोई भी ऐसी कंडीशन ना आए कि आपकी जो रिएक्टिंग स्पीशीज है वो अल्टर हो, ओके। फॉर एग्जांपल एक प्रोटीन, आपको पता है ना, हमने बायोमोलिक्यूल्स में देखा है कि प्रोटीन इज अ हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर, ओके। तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, मतलब ऐसे एक्चुअली प्रोटीन के चेन्स होते हैं, ओके, लिटरली ऐसे ही होता है ये, ओके। तो इसमें क्या होता है कि ये हमें ऐसा दिखता है पर एक्चुअली इट इज वेल ऑर्गेनाइज्ड, ये फोल्डेड है इसलिए ऐसा दिखता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें कोई अगर पीएच चेंज आया, ओके, या सेकेंडरी चेंज, मतलब इसके साथ रिएक्शन करने वाला जो कोई कोफैक्टर है या एंजाइम है, तो वो अल्टर हो गया डिपेंडिंग अपॉन पीएच चेंज, तो क्या होगा, इसका ये जो केमिकल स्ट्रक्चर है इसमें चेंज आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये पार्ट गायब हो गए, या ये पार्ट जो है ये इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो गया जो पहले नहीं था। तो डू यू नो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस सिंगल चेंज? क्या हो सकता है ये ऐसा चेंज आया तो? ऐसे ऐसे डिसीज होते हैं ना प्रोटीन डिसऑर्डर के, कि जो जिसके नाम हमने सुने भी नहीं होते, ओके। लिटरली ऐसे डेंजर वाले डिसीज हो जाते हैं। एक प्रोटीन अगर अल्टर हुआ, एक अमाइनो एसिड अगर अल्टर हुआ, तो आप लोगों को जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, जेनेटिक डिसऑर्डर, ओके। बिकॉज उसकी चेन डिसाइडेड होती है और उसमें अगर एक सिंगल चेंज आ गया तो पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ से वहां हो जाता है। लाइफ लॉन्ग डिसीजेस विच कैनॉट बी ट्रीटेड, कैसे ट्रीट करोगे? अमाइनो एसिड का रिप्लेसमेंट करना पॉसिबल ही नहीं है, तो कैसे ट्रीट करोगे वो लेसन, ओके। ये जो चेंज है पूरा का पूरा वो कैसे ट्रीट करेंगे? सो दिस इज द आउटब्रेक या दिस इज द आउटकम ऑफ अ सिंगल चेंज, राइट। तो यहाँ पे ये सारा अवॉइड करने के लिए बफर होते हैं। सो देर आर सम बायोलॉजिकल बफर्स ऑल्सो विच आर नेचुरली प्रेजेंट इन योर बॉडी, ओके। तो ब्लड है, ब्लड का कंडीशन जो है पूरा ये मेंटेन करने के लिए मैंने तो कल आपको बताया कि एक ईडीटीए होता है, ईडीटीए बफर होता है, राइट। पर उसके साथ जो बॉडी में क्या ईडीटीए भरा है क्या अपने अपने बॉडी में? नहीं। तो बॉडी में क्या है? ब्लड का कंडीशन मेंटेन करने के लिए, ब्लड का फ्लो मेंटेन करने के लिए, या ब्लड का पूरा जो केमिकल एनवायरनमेंट है वो मेंटेन करने के लिए बॉडी में कौन सा बफर है? नहीं, प्लाज्मा तो ये कंपोनेंट है ब्लड का। क्या होता है? So remember this name. In body we have the buffer heparin, ठीक है। हेपारिन ब्लड नाम का बफर होता है। तो ये जो होता है ना एक्चुअली ये प्रोटीन ही होता है, ये जो हेपारिन है ना ये बेसिकली प्रोटीन ही होता है। पर इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं कि इट मेंटेन्स द केमिकल एनवायरनमेंट नीडेड फॉर ब्लड फ्लो, ओके। इट अवॉइड्स द क्लम्स, बॉडी में ब्लड का फ्लो रहता ही है ना, बॉडी में से क्लम्स होते हैं क्या? नहीं होते। हाँ, डिसीज पर्सन की अलग बात है, जिनको हार्ट का कोई प्रॉब्लम है तो उनके बॉडी में क्लम्स आते हैं, क्लॉट्स आते हैं, ओके। पर हमारे बॉडी में नहीं आते, राइट। अगर आते तो हम अभी जिंदा ऐसे बैठे ही नहीं होते, राइट। तो ये जो क्लॉट्स है वो फॉर्म ना होने देना, ये भी इसका काम है हिपैरिन का, ओके। और ये पर्टिकुलर पीएच पे काम करता है। कितना पीएच रिक्वायर्ड होता है इसको? 6.8, ओके। इस पीएच पे ये काम करता है। तो फिर क्या होता है कि जब हम ब्लड बॉडी के बाहर निकालते हैं, ओके, हम पिंच करते हैं या कोई भी इंजेक्शन वगैरह होता है, तो क्या होता है कि ये जो पीएच होता है ना ये चेंज हो जाता है एंड एट दैट पर्टिकुलर पीएच, क्योंकि आउटसाइड द बॉडी पीएच इज डिफरेंट, स्किन का पीएच, स्वेट का पीएच डिफरेंट होता है, ओके। और बॉडी में जो इंटरनल जो पीएच है वो डिफरेंट होता है। सो एज अ रिजल्ट ये जो हिपैरिन है ये बाहर काम नहीं करता बॉडी के बाहर,
तो क्या होगा फिर, फॉर एग्जाम्पल आपका एक्सीडेंट हो गया या कोई लगा आपको, कुछ वुंड हो गई, तो क्या होता है थोड़ी देर बाद ब्लड आना शुरू होता है, पर और थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो अपने आप रुक भी जाता है ना, तो इट विल फॉर्म अ क्लॉट। वहां पे वो ब्लड जो है ना अपना, वो क्लॉट फॉर्म कर देता है, और अगर क्लॉट फॉर्म हो गया तो फ्लो बंद हो जाता है, राइट। सो दिस इज द नेचुरल डिफेंस सिस्टम। तो बाकी इम्यूनोलॉजी में उसका लॉजिक अलग है, और कि कैसे आपकी जो वुंड है उसमें जो ब्लड आता है वो कैसे प्रिवेंट होता है बॉडी में अपने आप, वो अलग लॉजिक है इम्यूनोलॉजी का। हाँ, दिस इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट ब्रांच, हाँ, कि जिसमें आप लोग काम कर सकते हो, इम्यूनोलॉजी। ओके, तो बॉडी की जो इम्यून सिस्टम होती है वो कैसे काम करती है, उसका सारा स्टडी, वैक्सीन बनाना, ये इस ब्रांच का काम है इम्यूनोलॉजी का। ओके, तो इसके बारे में भी आप सोच सकते हो आगे करियर के लिए। तो ये बात अलग है कि इम्यूनोलॉजिकल सेल्स होते हैं वो काम करना शुरू करते हैं, वो जाने दो। पर प्राइमरी जो होता है वो क्या होता है कि ब्लड क्लॉट फॉर्म कर देता है, हिपैरिन का काम बंद हो जाता है। ओके, एंड इफ ये नेचुरली ठीक है, पर अगर आपको ब्लड टेस्ट करवाना है, ओके, वो जो ब्लड है वो आपके काम के लिए चाहिए, तो क्लॉट फॉर्म हो गया है तो कोई काम का नहीं रहेगा वो। दैट्स व्हाई इमीडिएटली एट द मोमेंट यू रिमूव योर ब्लड फ्रॉम योर बॉडी, you directly add that blood with another buffer solution, that is EDT। ठीक है, तो वो इमीडिएटली आपने देखा होगा कि वो इंजेक्शन से जैसे ही ब्लड निकालते हैं, एट दैट मोमेंट वो ट्रांसफर करते हैं। देखा है ना आपने, वो वायल में वो ट्रांसफर कर देते हैं, वो ऐसे बाहर नहीं रख देते। सो दिस इज द रीजन, क्योंकि बाहर रखा तो ये क्लॉट फॉर्म होना शुरू कर देगा और फिर कोई काम का नहीं रहेगा ब्लड, आपको दोबारा इंजेक्ट करना पड़ेगा। तो ठीक है, so this is the reason, this is the biological buffer। okay, also in our body water is there। okay, water part बहुत होता है बॉडी में, तो वो भी बफर का ही काम करता है। ठीक है, नियर टुगेदर 6.8 इतना पीएच बॉडी में मेंटेन रहता है। ओके, प्रॉपर न्यूट्रल भी नहीं, एसिडिक तो पॉसिबल ही नहीं है, ओके, बेसिक भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये पीएच बॉडी में मेंटेन करते हैं, और जो ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं ना, ये सारे के सारे रिएक्शंस इस पीएच पे काम करते हैं। ठीक है, तो ये अपना बॉडी का पीएच है जो मेंटेन करने का काम बहुत सारे सेल्स को, फैक्टर्स, विटामिन, प्रोटीन, ये सारे मिलके ये काम करते हैं। ठीक है, अगर ऐसा हो गया कि ये जो फ्लोइंग सिस्टम है बॉडी की, पाइपलाइन जो पूरी बनाई है बॉडी की, ये अगर खराब हो गई, ओके, ये अगर खराब हुई इन केस, तो क्या होगा कि आप अपनी जो सेल होती है, अपनी जो ह्यूमन सेल होती है, तो ये ह्यूमन सेल भी एक पर्टिकुलर पीएच पे काम करती है। ओके, तो उसके लिए पंप्स होते हैं, कैटायोनिक पंप, ऐसा कभी सुना होगा आपने। ओके, कैटायोनिक पंप, एनायोनिक पंप, ये सारे काम करते हैं कि जो आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक पर्टिकुलर पीएच मेंटेन करते हैं। जो साइटोप्लाज्म का भी एक अपना खुद का पीएच होता है। अगर उस पीएच में कुछ गड़बड़ हो गई, वो कम हो गया या ज्यादा हो गया, तो सेल वो शॉक बियर नहीं कर पाती। ओके, और सेल की डेथ होती है। तो सेल्युलर डेथ, और ऐसे बहुत सारे सेल्स अगर मर गए एक ही साथ, तो आपके बॉडी पे उसका एक निगेटिव इफेक्ट होगा। ओके, और ये जो पीएच है, ये और भी कंडीशन खराब हो गई तो सेल की डेथ होने के बाद आपकी खुद की भी डेथ हो सकती है। ओके, तो पीएच मेंटेन करना ये बॉडी का बहुत बड़ा एक फंक्शन होता है अच्छे से। ओके, तो ब्लड ब्रेन बैरियर, ये आपने सुना होगा, ब्लड ब्रेन बैरियर, कि ब्लड का फ्लो और जो पूरी अपनी नर्वस सिस्टम होती है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ओके, तो ये पंप अगर डिस्टर्ब हो गया, सोडियम का आपने अभी कभी सुना होगा कि जो एजड पीपल होते हैं उनमें सोडियम बढ़ता है, तो सोडियम बढ़ने के बाद क्या चेंज होता है उनमें, सिम्टम क्या दिखने को मिलते हैं? हाँ, उनके जो मोटर एक्शन थे ना, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं पूरे, राइट, वो भूल जाते हैं कि मैंने अभी क्या किया था। मेडिसिन 15 मिनट्स पहले लिया होता है, पर वो भूल जाते हैं कि मैंने मेडिसिन लिया है। ओके, तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर डिस्टर्ब होता है, सोडियम का प्रोपोर्शन बढ़ता है। सोडियम इज नेसेसरी, पर प्रोपोर्शन से ज्यादा नहीं। ओके, so all these things are related to biological buffers
buffers which are present in your human body. Okay, इसके अलावा एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री है, आपकी रेगुलर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में तो बहुत काम रहता है, ये बफर का यूज में लाते हैं। ये जो बफर है ना, ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एक फेमस बफर है। ओके, दिस इज नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये बफर काम मतलब जो कुछ भी आपके ये होते हैं ना, क्या टैबलेट्स होते हैं या कैप्सूल्स होते हैं, तो वो बनाने के लिए उसका सोर्स क्या होता है, टैबलेट्स एंड कैप्सूल का एक कोई तो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। ओके, और उसको वो कन्वर्ट करते हैं इन कैप्सूल। ओके, टैबलेट्स में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो आपके बॉडी में जाके तब तक वो डॉर्मेंट रहे जब तक वो आपके स्ट्रिप में है, and at that moment when you consume that tablet or capsule it will again activate। तो ये जो पूरा पार्ट है ये मेंटेन करने के लिए ये बफर यूज किया जाता है। ओके, एंड सडन चेंज, एनवायरमेंटल चेंज, केमिकल चेंज और भी चेंज जो भी है वो, ओके, तो वो प्रिवेंट करने के लिए ये बफर यूज किया जाता है। ओके, देन इन laboratories also one buffer is used, it is the combination। ओके, so ओके, ये एक आपका जो एक सॉल्ट है। ओके, ये सॉल्ट एंड इसके साथ में ये सॉल्ट। ओके, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक बफर बनाया जाता है। ओके, और वो इंडस्ट्री में यूज किया जाता है इन व्हाइल प्रिपेयरिंग सम काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये बफर यहाँ पे यूज किया जाता है। मैंने डीएनए एक्सट्रैक्शन का बफर तो आपको बता ही दिया, एक T10E1 नाम का बफर होता है, ये भी कॉम्बिनेशन है। ओके, ट्रिस प्लस EDTA। तो ट्रिस बफर इन 10 पार्ट्स एंड EDTA बफर इन 1 पार्ट, ऐसे लिया जाता है। ओके, और ये बफर बनाया जाता है। ये जो है ना, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ब्रांच सुनी होगी ना आपने, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं या कुछ ऑपरेशंस होते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के, उसके लिए ये बफर यूज किया जाता है, ट्रिस एंड EDTA। तो इसको कॉम्बिनेशन भी करते हैं या सिर्फ ट्रिस भी यूज किया जाता है, सिर्फ EDTA भी यूज किया जाता है। ओके, आपने ये सुना है कभी पेज टेक्निक सुनी है, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस, ये कभी सुना है आप लोगों ने? इसके बारे में पढ़ो। इलेक्ट्रोफोरोसिस पता है ना? हाँ, तो पेज वही होता है, पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस, दैट इज पेज, शॉर्ट फॉर्म है उसका। तो उसमें ये जो सारे बायोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं ना, इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अगर कोई है प्रैक्टिकल का, तो वो है बफर बनाना। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अच्छा सा बफर बनाना। और उसके लिए ये जो मैंने अभी नाम बोला आपको, फॉस्फेट बफर। ओके, ये बफर यूज किया जाता है। ये बफर कैसे बनाते हैं मैं आपको कल सिखाऊंगी विथ द हेल्प ऑफ हेंडरसन-अस्सेलबैग इक्वेशन। ठीक है, ये आपको मैं कल बताऊंगी कि फॉस्फेट बफर कैसे बनाते हैं। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट बफर। एग्रीकल्चर में भी अब उसके एप्लीकेशन तो बहुत है, पर आपके बुक में दिया है या पता नहीं मुझे, पर आई विल सजेस्ट यू दैट कि आप अगर एप्लीकेशन का क्वेश्चन आया ना, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के एप्लीकेशन लिखो, क्योंकि उस फील्ड में ना बफर का ऐसा डायरेक्ट यूज है। ये एग्रीकल्चर में क्या करते हैं वो लोग, सॉइल सैंपल लेते हैं, उसको बफर में डाल देते हैं। ओके, टू मेंटेन द अल्कलिनिटी ऑफ सॉइल, बस ये इतना ही एप्लीकेशन है। पर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपको डायरेक्टली देखने को मिलेगा। सो इंटरनेट से, जर्नल से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के फील्ड में बफर के जो एप्लीकेशन है ना, वो ढूंढो और उसके लिए एक पैराग्राफ बनाओ और वो आपके एग्जाम में लिखो। ये एकदम सिंपल एप्लीकेशन है, इसके लिए मतलब कोई दिमाग की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, पर फिर भी है बुक में तो पढ़ो, एक बार पढ़ो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। Okay, so when we are discussing about dissociation, ionization or
एनी टाइप ऑफ रिएक्शन, ओके। तो उसमें क्या होता है, रिएक्शन मतलब क्या होता है कि आपके पास एक सॉल्वेंट होता है, उसमें आप कुछ तो डालते हो, ओके, और फिर उन दोनों का बिहेवियर कैसे चेंज होता है या चेंज होता है कि नहीं, या जो रिजल्टिंग आपका सॉल्यूशन है उसका बिहेवियर कैसा है, इसका आप स्टडी करते हो। केमिस्ट्री में और क्या होता है, इतना ही तो होता है ना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि वॉट एवर यू आर एडिंग इन योर सॉल्वेंट इट शुड बी सोल्यूबल, पर हमेशा ऐसा नहीं होता, ओके। प्रैक्टिकल्स में भी देखो, लैब इंचार्ज अगर आपको कोई सब्सटेंस दे रहा है तो बाय डिफॉल्ट आपका फर्स्ट चॉइस वाटर होता है, ओके। वाटर में आप उसको डिसॉल्व करते हो, कभी कभी होता है कभी कभी नहीं होता। तो अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होती है आपकी, लैब इंचार्ज आपको बोलता है कि चलो नहीं हो रहा है तो उसको थोड़ा सा हीट करो। वाई? बिकॉज हीटिंग जो है ना प्रोसेस, वो एनहांस करती है सोलिबिलिटी को, ओके। वो स्पेस बना देती है, इंटरमोलिकुलर स्पेस बना देती है, और फिर हॉट सॉल्यूशन, हॉट वाटर में आपका जो सोल्यूट है वो इजीली सोल्यूबल होता है, ओके। पर कभी कभी वो भी नहीं होता, मतलब हॉट करके, हीट करके भी काम नहीं चलता। सो व्हाट यू कंक्लूड कि दिस सब्सटेंस इज इनसोल्यूबल इन वाटर, राइट। फिर आप सॉल्वेंट चेंज करते हो, सेकंड चॉइस अल्कोहल होता है, अल्कोहल में देखते हो बहुत सारे हो जाते हैं अल्कोहल में, ओके, कभी कभी नहीं होते। फिर थर्ड चॉइस, अल्कोहल में नहीं हुआ तो फिर एसीटोन, ओके, एसीटोन में तो होना चाहिए, उसमें भी नहीं हुआ तो फिर ईथर, ईथर में देखते हो आप लोग। तो ये ऐसे होते हैं कि फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, ऐसे करके करके आपको ट्रायल एंड एरर करके एक ऐसा सॉल्वेंट मिल जाता है कि जिसमें वो सोल्यूबल होता है। पर एक और इसमें प्रॉब्लम होता है कभी कभी कि सोल्यूबल है, हम ये कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वाटर, वाटर में सोल्यूबल है, दिखाई देता है हमें कि यस इट इज सोल्यूबल, बट व्हेन यू ऐड पिंच ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस, आपने कंसिडरेबल अमाउंट उसमें डाल दिया, 1 चम्मच 2 चम्मच ऐसा कुछ तो, या मेजर करके कोई भी, तो वो सोल्यूबल है कि नहीं ये हम बता नहीं सकते, बिकॉज डिजोल्व तो हो रहा है पर उसका प्रेसिपिटेट भी दिख रहा है। तो क्या करें, तो इस कंडीशन को बोलते हैं कि दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस इज स्पेरिंगली सोल्यूबल, जिसको हम हमारे कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं पार्शियली सोल्यूबल, ओके। पार्शियली सोल्यूबल होता है, पार्शियली इनसोल्यूबल होता है, ओके। तो कौन सा सब्सटेंस, और हाँ ये सॉल्वेंट और सोल्यूट के चॉइस पे होता है, मतलब एक मेरे पास सोल्यूट है फॉर एग्जांपल एक नाम का, तो उसकी सोल्युबिलिटी वाटर में अलग होगी, एसीटोन में अलग होगी, अल्कोहल में और अलग होगी, ओके। तो नेचर पे डिपेंड करता है ये कि सॉल्वेंट कौन सा है, सोल्यूट कौन सा है, इनके नेचर पे डिपेंड करेगा कि उनकी जो सोल्युबिलिटी है वो कितनी है। तो जैसे डिसोसिएशन कितना है ये मेजर करने के लिए हमारे पास एक यूनिट है, एक क्राइटेरिया है जिसे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। तो सोल्युबिलिटी कितनी है ये मेजर करने के लिए हमारे पास एक ऐसा मेजर है जिसे हम बोलते हैं सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्या है ये, बस इतना ही कि कौन से सॉल्वेंट में कौन सा सॉल्यूट कितना सोल्यूबल है, ओके, उसका बिहेवियर कैसा है ये स्टडी करना, मतलब इसका स्टडी करना, ओके। वेरी इजी एकदम, मतलब ये सोल्युबिलिटी जो प्रोडक्ट होता है ना, इसका डेरिवेशन निकालना ये एकदम इजी, ओके। सिर्फ स्टेप जो है उसकी ये ध्यान में रखो। तो उन्होंने एक सिल्वर क्लोराइड का एग्जांपल आपको दिया है, ओके, सिल्वर क्लोराइड का। आपको पता है सिल्वर क्लोराइड जो होता है ना, इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है, कहाँ पे यूज करते हैं? नैनो पार्टिकल्स के बारे में सुना है आप लोगों ने, ओके। तो सिल्वर नैनो पार्टिकल्स बनाना, ओके, लैब में आप ये बना सकते हो एक्चुअली, ओके, आप भी बना सकते हो अपने हाथों से। सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ पे आता है कि जो नैनो पार्टिकल्स आपने बनाए हैं ना, उसका एनालिसिस हम यहाँ पे नहीं कर सकते नासिक में,
ओके, बना तो सकते हो और विजुअली आप देख भी सकते हो कि ये सिल्वर नैनो पार्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड। ओके, ये आप देख सकते हो, पर उसमें उसके पार्टिकल साइज, उसका स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर सॉलिड स्टेट में जितना पढ़ा है ना हमने, वो उतना सारा स्टडी हम यहाँ पे नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा बाहर जाना पड़ता है। जैसे आईआईटी पवई में है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके, तो वहां पे आपको सैंपल भेजना पड़ता है 1000 रुपए देके। ओके, तो वो काम वहां पे आपको करना पड़ता है, यहाँ पे वो नहीं होता, पर प्रोड्यूस आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये जो सिल्वर क्लोराइड होता है, ये व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली अ सॉल्ट। ओके, सॉल्ट ऑफ सिल्वर मेटल। ओके, तो इसकी जो रिएक्शन है, इसका जो डिसोसिएशन है, वो कैसे होता है फिर? सिंपली लाइक दिस। ओके, ऐसे इसका डिसोसिएशन होता है। अब ये जो इक्विलिब्रियम यहाँ पे तैयार हुआ है, इसका जो, हाँ ये मेरे साथ लिखो, हाँ ये आपको आएगा एग्जाम में। तो इसको हम के बोलते हैं, राइट? तो ये कैसे निकालते हैं हम? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ऐसे आप के निकालते हो एज यूजुअल, इसमें तो कोई वैसे चेंज नहीं है। ओके, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसका भी प्रिंसिपल बहुत अच्छा होता है। दो होते हैं एक्चुअली, सेम टेम ऐसे बोलते हैं उसको, SEM एंड TEM। एक जो होता है वो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, SEM, एंड दूसरा जो होता है TEM, उसको बोलते हैं ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके, माइक्रोस्कोपी का प्रिंसिपल, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, देखो कभी। और ऐसे लगता है लोगों को कि बायो के लोगों को ही सिर्फ माइक्रोस्कोप लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। केमिस्ट्री में भी माइक्रोस्कोप का बहुत बड़ा यूज होता है, ठीक है? केमिस्ट्री भी लगता है, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे स्टडी करोगे, राइट? और फिजिक्स मतलब माइक्रोस्कोपी का पूरा प्रिंसिपल फिजिक्स पे डिपेंड है। पूरा का पूरा आपका ऑप्टिक्स की ब्रांच आ जाती है वहां पे। तो माइक्रोस्कोपी इज रिक्वायर्ड इन ईच एंड एवरी फील्ड, ठीक है? और बड़ा, हाँ बचा मैथमेटिक्स, वो भी आता है उसमें क्योंकि कितना मैग्निफिकेशन पावर, कौन सा एपिस कहाँ पे लगाना, इसके ऊपर पूरा आपका वो ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन आ जाता है, डिस्टेंस, ठीक है? So consider that this AgCl, okay? So you have provided one solvent for this reaction. You have one solvent, okay? You have one solvent for this reaction, and in that solvent, this AgCl is not soluble. So in that solvent, AgCl is in undissolved स्टेट। ओके, ये कैसे है? ये अनडिजॉल्व स्टेट में है। तो अब मुझे बताओ, अब डिसाइड हो गया कि ये डिजोल्व नहीं होगा, तो आपने सॉल्वेंट का प्रोपोर्शन बढ़ा दिया। पहले 50 ml डाला था, अब 100 ml डाल दिया। कोई फर्क पड़ेगा उसके ऊपर? कोई नहीं होगा। टेम्परेचर बढ़ा दिया, फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पहले हम कर चुके हैं। तो टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं है, आपने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, उसका इफेक्ट नहीं है, मतलब ये ऐसे ही रहने वाला है। सो दैट्स व्हाई वी विल कंसीडर दिस कॉन्सेंट्रेशन एज कांस्टेंट। इसको हम कांस्टेंट बोलेंगे, क्योंकि कुछ भी करो आपके सॉल्वेंट में ये डिसॉल्व होने ही नहीं वाला, राइट? फिर ये जो कांस्टेंट है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgCl, इसको आप बोलो K डैश, ओके? इसको बोलो आप K डैश, दिस इज द कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट लिया हमने, ये पहले समझ लो, ठीक है? सो नाउ रिप्लेस दिस, ये जो AgCl है ना, इसके जगह पे सिर्फ K डैश डाल दो। कौन? K डैश, ठीक है?
सो नाउ एकदम सिंपल, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है Lg प्लस एंड Cl माइनस का, ओके, ये कॉन्सेंट्रेशन अगर आपने एक साइड पे ले लिया तो आपको क्या मिलेगा, दिस K इंटू K डैश इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर प्रोडक्ट्स. ओके, एंड दिस पर्टिकुलर टर्म मतलब आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर अनडिसॉल्व्ड पार्ट ऑफ रिएक्शन, ओके, वो इनटू आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो, इसको बोलते हैं सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट. ये है ना, ये सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स. अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल समझ लो, क्या होता है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, कि आपका जो रिएक्टेंट है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है जो अनडिसॉल्व्ड है और उससे जितना भी प्रोडक्ट बना है, ओके, इसका प्रोपोर्शन ये सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट रहता है. क्या होता है, मैंने बताया ना आपको सोल्युबिलिटी में क्या देखते हैं कि मेरे पास एक सॉल्वेंट है, मेरे पास एक रिएक्टेंट है और वो उसमें कितना सोल्यूबल है और उससे वो कितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बनाता है, ये सारा रिलेटिव स्टडी मतलब सोल्युबिलिटी, और उसका प्रोडक्ट लेना टू विद द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट इज सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट. गॉट दिस पॉइंट? समझ में आ गया ये क्या होता है? सो इसको आप रिप्लेस कर सकते हो, ये दो लिखना थोड़ा अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए उन लोगों ने एक टर्म इंट्रोड्यूस की है यहाँ पे, KSP. ओके, तो KSP नथिंग बट K इंटू K डैश. ओके, सो K इंटू K डैश को उन्होंने KSP बोला है. ओके, सो यहाँ पे एक और उन्होंने एक इक्वेशन बनाया है, कैसे, उसको वो बोलते हैं जनरल सॉल्ट सोल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम. जनरल सॉल्ट सोल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम. तो इन लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, इन लोगों ने कि जो कुछ भी सॉल्ट बनता है ना अपना, उस सॉल्ट का चार्ज, आयंस का जो चार्ज होता है ना, वो चार्ज वहां पे डाला है उन लोगों ने. ओके, और एक रिएक्शन बनाया है BXAY. ओके, BXAY एट इक्विलिब्रियम इट विल फॉर्म, देखो कैसे बनता है, X B एंड यहाँ का Y. ओके, X B Y, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, प्लस Y A X निगेटिव चार्ज. ओके, ये जो इक्वेशन है ना, इसको उन्होंने बोला है व्हाट, जनरल सॉल्ट सोल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम. एंड सिंपली इसका अगर आपने सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिया तो वो कैसे बनेगा, फिर कैसे बनेगा, आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो, एंड आपका जो इनिशियल रिएक्टेंट है मतलब ये ओके, उसका. सो ये जो KSP है वो कैसे बनेगा, फिर इसका प्रोडक्ट क्या होगा कि B है, ओके, एंड दूसरा है आपका A. ओके, ये तो फिक्स है, और सिर्फ वहां पे उनके चार्जेस जो है ना वो डाल दो. ठीक है, तो इन केस ऑफ सॉल्ट, हाँ बोलो. नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि उन्होंने ऐसा कंसिडर किया है कि प्रोडक्ट कैसे होता है हमारा, मतलब जो आपका कंपाउंड है पूरा, इनिशियल कंपाउंड जो रिएक्टेंट है, वो क्या होता है, उसमें चार्ज जो होते हैं तो वो मिक्स्ड अप होते हैं ना. तो इन लोगों ने क्या किया है कि क्या कंसिडर किया कि ये जो एटम है जो भी है वो, उसके पास
बी एंड ए, इसका जो नीचे वाला कोएफिशिएंट है ये, ओके, जो आप उसको क्या बोलते हैं, आप ये नीचे जो लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैथ्स में क्या बोलते हैं आप इसको, बेस, बेस जैसा कुछ बोलते हैं ना आप। तो इसका जो बेस है ना यहाँ पे, ओके, इसका बेस जो है वो निगेटिव है और इसका जो बेस है वो पॉजिटिव है, ऐसा कंसिडर करके उन लोगों ने वो रिएक्शन लिखा है। दिस इज ऑल अबाउट, ये जो है ना, ये कैसे बना है, लॉजिक का इसके ऊपर इसका डिसोसिएशन पैटर्न, डिसोसिएशन पैटर्न। और इसी रिएक्शन, ये जो इक्वेशन है ना यहाँ पे जो बनी है, इसी इक्वेशन से इसकी डेफिनेशन बनती है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट की। क्या है देखो, तो इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ sparingly soluble salt, the product of equilibrium concentration of the constituent ions raised to the power equal to their respective coefficients in the balanced equilibrium expression at a given temperature, it is called as solubility product. तो यहाँ पे और एक बात हमें समझनी है कि सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है उसका टेम्परेचर के साथ भी रिलेशन है, ओके, इसका टेम्परेचर के साथ भी रिलेशन है, और थ्रू आउट द इक्विलिब्रियम वो टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाता है, एंड एज इट इज कांस्टेंट वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट टेम्परेचर इन दिस इक्वेशन, ठीक है। तो ये सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का डेफिनेशन है। तो हमने एक यहाँ पे सिल्वर सॉल्ट का लिया है, बाकी के उन लोगों ने एग्जाम्पल दिए आपको, देखो एक बेरियम सल्फेट का है, ओके, तो और भी एग्जाम्पल्स है, ये देखो कैसे उनके सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट बनते हैं वो देखो, ओके। तो यहाँ तक ही लेंगे आज, कल हम रिलेशनशिप लेंगे इनका, जो डिसोसिएशन वाला है पूरा, सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का रिलेशनशिप, एंड एक थोड़ा सा पार्ट बच्चा है वो कर लेंगे, एंड हेंडरसन-हासलबर्ग इक्वेशन लेंगे, ओके। सो वी कैन स्टॉप हियर।